हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू। और आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान। इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ फर्म्स फाइनेंस, यानी कि फर्म के फाइनेंसिंग में जितना भी इंडिविजुअल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने में द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज इम्पॉर्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉस्ट फॉर्मूलाज। जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है वो इनमें से कौन से कॉस्ट फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेट। डेट पे हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स पे करना, ठीक है। इसीलिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है डेट का कॉस्ट कैलकुलेट करना। द कॉमन स्टॉक ऑफ अ कंपनी must provide a higher expected rate of return than the debt of the same company because जो भी हमारा कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी है वो प्रोवाइड करना चाहिए हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैन द डेट ऑफ द सेम। जितना भी इक्विटी है वो डेट से हायर रेट ऑफ रिटर्न। क्यों? देयर इज लेस डिमांड फॉर स्टॉक देन बॉन्ड्स, देयर इज ग्रेटर डिमांड फॉर स्टॉक देन बॉन्ड्स, देयर इज मोर सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व फॉर द कॉमन स्टॉक। जो भी हमारा कॉमन स्टॉक होता है उसके लिए बहुत सिस्टमैटिक, ज़्यादा ही सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादा रिटर्न भी प्रोवाइड करना चाहिए। A quick approximation of the typical firm's cost equity may be calculated by a quick approximation किस चीज का? टिपिकल फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? एडिंग 5% रिस्क प्रीमियम टू द फर्म्स बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। हम क्या कर रहे हैं, अपना जो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है उसमें 5% रिस्क प्रीमियम ऐड कर, ठीक है। एडिंग 5% रिस्क प्रीमियम टू द फर्म्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। हमारा जो आफ्टर टैक्स आ रहा है यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है टैक्स को, ठीक है। वो होगा सब्ट्रैक्टिंग अ 5% डिस्काउंट फ्रॉम द फर्म्स बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, या फिर सब्ट्रैक्टिंग अ 5% रिस्क डिस्काउंट फ्रॉम फर्म्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ए, एडिंग 5% रिस्क प्रीमियम, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5% का रिस्क प्रीमियम ऐड कर देंगे किसमें? कॉस्ट ऑफ डेट में, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ डेट कैसा होना चाहिए? बिफोर टैक्स होना चाहिए, यानी कि इसमें से टैक्स जो है वो डिडक्टेड नहीं होना चाहिए। Market values are often used in computing the weighted average cost of capital because हम अक्सर जो हमारा weighted average cost of capital होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मार्केट वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। क्यों? This is the simplest way to do the calculation. This is considered with the goal of maximizing shareholder value. It is required in the US by the Securities and Exchange Commission, या फिर this is very common mistake. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ये कंसिस्टेंट है विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू, ठीक है। हम जब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना जो गोल है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू का उसको ध्यान में रखते हैं, इसीलिए ये कंसिस्टेंट होता है, तो इसको चूज कर। रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बड़े से छोटे से बड़ा, ठीक है। 1 हमारा लोएस्ट होगा वाइल 3 हाईएस्ट। द लाइकली आफ्टर टैक्स कॉम्पोनेंट कॉस्ट ऑफ द कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। आफ्टर टैक्स कॉम्पोनेंट जो टैक्स है हमारा हमारी फर्म के प्रॉफिट वगैरह में से डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले हमारा बॉन्ड्स रहेगा, फिर प्रेफर्ड स्टॉक, उसके बाद कॉमन स्टॉक। थिंग्स इन $100 par value preferred stock just paid its $10 per share एनुअल डिविडेंड, ठीक है। क्या है हमारे पास? प्रेफर्ड स्टॉक है कितने का? जिसका पार वैल्यू है $100 का, और ये अपना 10 रुपए पर शेयर एनुअल डिविडेंड पे कर चुका है। द प्रेफर्ड स्टॉक हैज अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ $96, ठीक है। ये जो प्रेफर्ड स्टॉक है इसका करंट मार्केट प्राइस है $96। द फर्म्स मार्जिनल टैक्स रेट इज 40%,
और जो फर्म का मार्जिनल टैक्स रेट है वो है हमारा 40% का। एंड द फर्म प्लान्स टू मेंटेन इट्स करंट कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप इनटू द फ्यूचर। और जो फर्म है वो क्या प्लान कर रहा है कि अपना करंट कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप ही फ्यूचर में भी मेंटेन करेगा। द कॉम्पोनेंट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक टू लेफिंग्स इंक वुड बी क्लोजेस्ट टू, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, हमें प्रेफर्ड स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड पर शेयर हमारा कितना आ रहा है, 10 का। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर आ रहा है 10, और अपॉन में मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर शेयर ये हमारा 96। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.4%, 200 का, ये हमारा 10.4। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, अब हमारे बिजनेस फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक इक्विटी, यानी कि इसमें सारी ये चीजें इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक, ये सब कुछ। ठीक है, या फिर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में सब होता है, हमारा टोटल जो होता है इक्विटी कैपिटल का और डेट कैपिटल का, उसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, हमारा लॉन्ग टर्म डेट, हमारे इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, सब कुछ होगा, लॉन्ग टर्म डेट भी होगा, प्रेफर्ड स्टॉक भी होगा और कॉमन स्टॉक भी होगा। A critical assumption of net operating income approach to valuation is, अब जो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है ये एक हमारा वैल्यूएशन का अप्रोच है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम जिसके बहुत सारे हमारे अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो इसी में से एक क्रिटिकल अजम्पशन है इसका, दैट डेट एंड इक्विटी लेवल्स रिमेन अनचेंज्ड, dividends increase at a constant rate, that K remains constant regardless of changes in leverage। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ये क्या है, हमारा एक तरीके का एजम्पशन है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। द ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी अज्यूम्स, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है किसी कंपनी के वैल्यूएशन का, वो क्या अज्यूम करता है, that the overall capitalization rate holds constant with changes in financial leverage। क्या हो रहा है, ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो कांस्टेंट है विद द चेंजेस इन फाइनेंशियल लीवरेज, दैट देयर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है, दैट टोटल रिस्क इज नॉट ऑल्टर्ड बाय चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर दैट मार्केट्स आर परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट देयर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना भी डेट और इक्विटी का अमाउंट है वो ऑप्टिमम है, यानी कि हम जितना भी अमाउंट ले रहे हैं उस पर एक प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न भी प्रोवाइड कर पा रहे, तो क्या होगा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा। टू फॉर्म्स दैट आर वर्चुअली आइडेंटिकल, ठीक है, दो ऐसे फॉर्म जो कि वर्चुअली आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, हालांकि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है, आर सेलिंग इन द मार्केट एट डिफरेंट वैल्यूज, वो मार्केट में डिफरेंट वैल्यूज पे सेल कर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम एन एम भी एक अप्रोच है। ठीक है, हमारे वैल्यूएशन का एक अप्रोच होता है। वन विल बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी, द फर्म विथ greater financial leverage will have the higher value. This proves that markets cannot be efficient. This will not continue because arbitrage will eventually cause the firms to sell at the same value. जिसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हमारे आर्बिट्रेज की वजह से क्या होगा, भले ही अभी फर्म्स जो है वो डिफरेंट सेलिंग प्राइस पे अपने मार्केट में है, बट आर्बिट्रेज की वजह से इवेंचुअली ये फर्म्स सेम प्राइस पे सेल करने। What is the value of tax shield
द वैल्यू ऑफ द फर्म इज 5 मिलियन। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा कि जो टैक्स शील्ड है उसका वैल्यू ऑफ द फर्म है 5 मिलियन का। ठीक है, इट्स वैल्यू इफ अनलीवर्ड वुड बी 4.78 मिलियन and the present value of bankruptcy and agency cost is 360 360,000। तो इसमें हम बेसिकली टैक्स शील्ड सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स शील्ड हो जाएगा हमारा हमारा 5 मिलियन है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है 5 मिलियन। इसमें से माइनस करेंगे अनलीवर्ड वैल्यू। ठीक है, अनलीवर्ड वैल्यू हमारा 4.78 मिलियन और वैल्यू ऑफ बैंकरप्सी एंड एजेंसी। ठीक है, ये हमारा है 3,60,000 का। ठीक है, तो हमारा टैक्स शील्ड आ जाएगा फिर 2,22,000। 2,20,000। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा बेसिकली है ये आ गया। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टैक्स शील्ड का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले 5 मिलियन माइनस 4.78 और माइनस 360 कर देंगे। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग का कौन सा फॉर्म होता है रिजर्व और सरप्लस? सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, लोन्स फाइनेंसिंग या फिर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो बेसिकली हमारे फर्म का एक तरीके का सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। ठीक है, और ये किस तरीके का सोर्स होता है हमारा इंटरनल फाइनेंसिंग। ठीक है, हमारा जो फर्म जितना भी प्रॉफिट अर्न करता है उसका कुछ पार्ट वो रिजर्व एंड सरप्लस के फॉर्म में रख लेता है, तो वो हमारा इंटरनल फाइनेंसिंग का एक सोर्स है। What are the different options other than cash used for distributing profits to shareholders? ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम हमारे अदर ऑप्शंस देख रहे हैं कैश के अलावा टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट या फिर स्टॉक परचेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे तरीके हैं जिससे हम अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम बोनस शेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम अपने प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट उसको शेयर बना दे रहे हैं, या फिर स्टॉक को स्प्लिट कर सकते हैं या स्टॉक परचेज कर सकते हैं। इन वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला डी स्टैंड्स फॉर, वॉल्टर मॉडल में जो हमारा फॉर्मूला होता है डी, वो स्टैंड किसके लिए करता है डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। इन एमएम मॉडल, एमएम स्टैंड्स फॉर, ये जो एमएम मॉडल होता है इसमें एमएम का मतलब क्या होता है? तो ये बेसिकली मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मिलर एंड मोदी गिलानी। द एडिशन ऑफ ऑल करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट इज नोन। अगर हमारे पास जितने भी करंट एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है उन सबको ऐड कर दे, ठीक है, सबको एक ही में ऐड कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हमारा जितना भी वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस में जितना भी फंड रिक्वायर्ड है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है जितना भी हमारा करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट है उन सबका एडिशन, उन सबका सम हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाता है। व्हेन टोटल करंट एसेट्स एक्सीड्स टोटल करंट लाइबिलिटी, यानी कि क्या हो रहा है हमारा टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है सी ए माइनस सी ए।
इफ द वेइंग ऑफ इक्विटी इन टोटल कैपिटल इज 1/3, ठीक है, यानी कि हमारा जो इक्विटी है वो टोटल कैपिटल में 1/3 है, ठीक है, यानी कि 33.33% जो है वो हमारे पास इक्विटी है। दैट ऑफ डेट इज 2/3, और बाकी का जो 66.66% है वो किसका है, डेट का। द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है हमारा, 15% का। दैट ऑफ डेट इज 10%, और डेट पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 10% का। एंड द कॉर्पोरेट टैक्स इज 32%, और जो क्या कॉर्पोरेट टैक्स हमें पे करना पड़ रहा है वो 32% का। व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैप, तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए इक्विटी अपॉन रिटर्न, ठीक है, इक्विटी जितना है हमारे पास और जितना रिटर्न मिल रहा है इनटू, ठीक है, प्लस डी अपॉन वी इंटू आर डी, और डेट वाले केस में हम टैक्स को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट भी हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम ये करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 1/3 ना, हमारे पास इक्विटी कितना है 1/3 के प्रपोर्शन में, इंटू रेट, और रेट कितना है हमारे पास 15%, तो उसको हम 0.15 लिख सकते हैं, प्लस डेट हमारे पास है 2/3 इंटू रेट कितना है 10% का, जिसको हम 0.10 लिख सकते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 32%, 0.32, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4533, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें बेसिकली हम 0.05 प्लस 0.453 ऐसे करके कैलकुलेट करें, 0.5, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9.53, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.95, तो इसको परसेंटेज में निकाल तो हो जाएगा 95। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाइनेंस्ड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, इनमें से क्या है जो कि वर्किंग कैपिटल के थ्रू फाइनेंस नहीं किया जाए, कैश अफ्लोट, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, या फिर अ न्यू पर्सनल कंप्यूटर फॉर द ऑफिस। तो क्या है हमारा कैश अफ्लोट, तो एक तरीके का करंट असेट्स है तो वो तो फाइनेंस कर सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी, और क्रेडिट सेल्स भी। क्रेडिट सेल्स क्या है हमारा बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये सारी चीजें हम वर्किंग कैपिटल से फाइनेंस कर सकते हैं, बट अ न्यू पर्सनल कंप्यूटर फॉर द ऑफिस ये नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हमारा फिक्स्ड एसेट हो, और वर्किंग कैपिटल में हम सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से ही डील करते हैं, इसीलिए हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको फाइनेंस नहीं करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, करंट रेशियो बेसिकली हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब ये वर्किंग कैपिटल से डील कर रहा है, और क्विक रेशियो में क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो इस वाले केस में हमारे पास क्विक रेशियो निकलता है जब हम लिक्विड एसेट्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो एकदम क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं ऐसे एसेट्स को जब हम अपने करंट लाइबिलिटीज के साथ मेजर करते हैं। द करंट रेशियो इंक्लूड्स इन्वेंट्रीज एंड द क्विक रेशियो डज नॉट, जो करंट रेशियो हमारा उसमें इन्वेंट्रीज है बट क्विक रेशियो में नहीं है। द करंट रेशियो डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्रीज एंड द क्विक रेशियो डज, ये रॉन्ग ऑप्शन है। द current ratio includes physical capital and
quick ratio does not. This is also not correct. The current ratio does not include physical capital and quick ratio does. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. जो हमारा करंट रेशियो होता है उसमें इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड होती हैं, बट जब हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो लिक्विड एसेट्स को निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज हमारा एकदम क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती. इसीलिए क्या होता है, हम क्विक रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो करंट एसेट्स के कैलकुलेशन के टाइम में हम इसको माइनस कर देते हैं इन्वेंट्रीज. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजीज इज द मोस्ट एग्रेसिव. अब इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने का जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है. मेकिंग ग्रेटर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड मैक्सिमाइजिंग नेट शॉर्ट टर्म एसेट. हम क्या कर रहे हैं, अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस को यूज कर ग्रेटर यूज करें और नेट शॉर्ट टर्म एसेट को इंक्रीज करें, मैक्सिमाइज करें. ठीक है. मेकिंग ग्रेटर यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मिनिमाइजिंग नेट शॉर्ट टर्म. मेकिंग ग्रेटर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड मिनिमाइजिंग नेट शॉर्ट टर्म एसेट. हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये. हम क्या करेंगे, अपना वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने के लिए ग्रेटर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस करेंगे. ठीक है. शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि एक साल से कम के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको और ज्यादा यूज करेंगे और नेट शॉर्ट टर्म एसेट को मिनिमाइज करेंगे. नेट शॉर्ट टर्म एसेट मतलब हमारे जो करंट लाइबिलिटीज होंगे भी उनको मिनिमाइज करेंगे. Which of the following is not a metric to use for measuring the length of cash cycle. ठीक है. इनमें से कौन सा मेट्रिक कैश साइकिल को मेजर नहीं करता. एसेट टेस्ट डेज, अकाउंट्स रिसीवेबल डेज, अकाउंट्स पेबल डेज या फिर इन्वेंट्रीज. ठीक है. तो हम क्या करें, एक तरीके से हम अपने कैश साइकिल को मेजर कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या है इसमें, एसेट टेस्ट डेज जो होते हैं वो कैश साइकिल का पार्ट नहीं है. बाकी सब में हम अपना कैश साइकिल को ही कैलकुलेट कर रहे हैं. Which of the following is not the responsibility of financial management. ठीक है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, तो इसमें से क्या एक तरीके का उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. अलोकेशन ऑफ फंड्स टू करंट एंड कैपिटल एसेट्स. तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना फंड हम करंट को और कितना कैपिटल एसेट्स को एलोकेट कर रहे हैं. ऑब्टेनिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स. ये भी करेक्ट ऑप्शन है. प्रिपरेशन ऑफ फर्म्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. ठीक है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस फर्म्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ठीक है. ये नहीं होता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव. डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी, ये भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव. Which of the following are not among the daily activities of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो इसमें से क्या हमारा डेली एक्टिविटी नहीं होता. सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर द रिसीट एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स. ठीक है. तो इनमें से क्या है हमारा, बेसिकली सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स. ये हम रोज रोज नहीं करते. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम पे हम एक बार में डिसाइड कर लिया हमारे शेयर्स और बॉन्ड से रिलेटेड सारे डिसीजंस, बस उसके बाद फिर रोज रोज में सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स नहीं करते. डेट इक्विटी रेशियो इज 3:1. द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स 20 लाख, करंट रेशियो इज 1.5:1 एंड ओन्ड फंड्स इज 3 लाख. ठीक है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स. तो इसमें हमें बहुत सारे वैल्यूज दी हुई हैं और क्या पूछ रहे हैं हमसे, करंट एसेट्स पूछ. ठीक है. तो डेट इज टू इक्विटी रेशियो है हमारे पास कितना, 3:1 का. ठीक है. 3:1 का हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो है और ओन्ड फंड्स कितने, 3 लाख है. 3 लाख ओन्ड फंड्स है, यानी कि इक्विटी हमारे पास 3 लाख का है. तो डेट इक्विटी रेशियो अगर 3:1 है तो ये क्या होगा हमारा, डेट इक्विटी रेशियो. ठीक है. पर अगर ओन फंड्स हमारे पास 3 लाख है, यानी कि ये जो है हमारे पास 3 लाख है, तो हमारे पास डेट कितना होगा, हमारा 9 लाख का डेट होगा. ठीक है. 9 लाख डेट और ये हमारा डेट हो गया. ठीक है. और हमारा इक्विटी हो जाएगा 3 लाख. ठीक है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है.
तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स होते हैं वो क्या होता है? टोटल एसेट्स बेसिकली हमारा जितने भी टोटल एसेट्स हमारे पास, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, उन सबका सम होता है, ठीक है। तो इसमें हमें करंट रेशियो भी दी हुई है। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है? 20 लाख, ठीक है। और डेट इक्विटी हमें पता चल गया है कि डेट हमारे पास 9 लाख है और इक्विटी हमारे पास 3 लाख है, ठीक है। तो 9 9 + 3 करेंगे कितना होगा? हमारे पास 12 लाख का टोटल कैपिटल है, ठीक है। 12 लाख का टोटल कैपिटल हो गया हमारे पास। करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है? 1.5:1, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 20 12 लाख। तो ये टोटल लाइबिलिटी है। और हमारे पास डेट में क्या है? डेट में हमारे पास टोटल ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? 8 लाख। तो हमारा करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा इससे 4 लाख, ठीक है। 4 लाख हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है और करंट रेशियो हमारे पास पहले ही दिया हुआ है 1.5। तो 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ गए हमारे पास 6 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। बैंक्स जनरली प्रेफर डेट इक्विटी रेशियो एट। अब जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या हमारा डेट इक्विटी रेशियो प्रेफर करते हैं? वो बेसिकली 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो प्रेफर करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास डेट जो है वो 2 लाख है तो उस पर 1 लाख की हमारे पास इक्विटी होनी चाहिए। तो हमारा जो फर्म है उसमें एक आइडल डेट इक्विटी रेशियो। एन एसेट इज अ सोर्स ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, इनफ्लो ऑफ फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। जो हमारे पास एसेट्स होते हैं वो एक तरीके से क्या होता है? हमारे फर्म के लिए यूज ऑफ फंड होता है। एसेट को परचेज करने के लिए हम पैसे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? उसमें हम अपने फंड्स को यूज कर रहे हैं। तो एसेट्स जो होता है हमारा यूज ऑफ फंड होता है। इफ अ कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स द डेट इक्विटी रेशियो विल। अगर कोई कंपनी है वो बोनस शेयर्स इशू कर, ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो में क्या होगा हमारा? अगर बोनस शेयर्स इशू हो रहा है तो हमारा इक्विटी वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो डेट इक्विटी रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिमेन अनइफेक्टेड, विल बी अफेक्टेड, विल इम्प्रूव, या फिर नन ऑफ द अब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विल इम्प्रूव। द बैलेंस शीट अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स इज 10 लाख, ठीक है। बैलेंस शीट में अमाउंट कितना है टोटल एसेट्स का? 10 लाख। करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 5 लाख की और कैपिटल रिजर्व है 2 लाख का। व्हाट इज द डेट इक्विटी रेशियो? इसमें हमसे डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल कैपिटल होगा वो डेट प्लस इक्विटी होगा, ठीक है। टोटल कैपिटल हमारे पास डेट और इक्विटी दोनों मिला करके जितना होता है वो होता है। तो सबसे पहले असेट्स माइनस इक्विटी करेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है हमें 2 लाख का। तो ये आ जाएगा हमारा 8 लाख, ठीक है। और क्या क्या है? टोटल एसेट्स है हमारे पास 10 लाख। तो इससे हम अपना रेशियो जो है बेसिकली 8 लाख से कैलकुलेट कर लेंगे।
8 लाख अपॉन 2 लाख हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। इन द लास्ट ईयर करंट रेशियो वॉज 3:1। लास्ट ईयर हमारा जो करंट रेशियो था वो 3:1 था, एंड क्विक रेशियो वॉज 2:1। ठीक है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो में क्या रिलेशनशिप होता है? क्विक रेशियो बेसिकली हमारा एकदम लिक्विड एसेट्स जो होते हैं जिनको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो होते हैं, और करंट एसेट्स में हमारा पूरा करंट एसेट करंट रेशियो में। प्रेजेंटली करंट रेशियो इज 3:1 बट क्विक रेशियो इज 1:1। दिस इंडिकेट्स कंपेरेटिवली। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली हमारे पास जो प्रेजेंट करंट रेशियो है वो 3:1 का ही है, पर जो क्विक रेशियो है वो 1:1 हो गया, यानी कि हमारे पास जो लिक्विड एसेट्स है वो कम हो गए है ना। लिक्विड एसेट्स जितने भी थे वो करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और लिक्विड जो बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड है वो कम है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा लिक्विडिटी लो हो रहा है। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹5 लाख। ठीक है, अब एक कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 5 लाख का। 40% ऑफ इट इज पेड अप। अब इसका 40% है, 5 लाख का 40%, यानी कि 2 लाख रुपए पेड अप है। लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, और जितना लॉस कितना इनकर कर रहे हैं हम? 50,000 का। एक्यूमुलेटेड लॉस कैरीड फ्रॉम लास्ट ईयर इज 2 लाख, और एक्यूमुलेटेड लॉस कैरीड फ्रॉम लास्ट ईयर कितना है? 2 लाख का। द कंपनी हैज अ टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल लॉस को कैलकुलेट कर। तो टोटल लॉस कितना होगा हमारा? एक्यूमुलेटेड लॉस प्लस जो लॉस इनकर किया है, लॉस इनकर्ड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 लाख प्लस 50,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2,50,000। तो ये हमारा टोटल लॉस इनकर्ड है। ठीक है, जब टोटल इनकर लॉस आ गया हमारा 2.5, तो हम अपना टैंजिबल नेटवर्थ निकालेंगे। ठीक है, टैंजिबल नेटवर्थ कैसे? हमारा जितना भी हमारे पास जितना भी कैपिटल है, ठीक है, कितना कैपिटल है हमारे पास? 5 लाख है, बट उसमें से 40% ही पेड अप है। 40% पेड अप है, यानी कि 2 लाख रुपए माइनस टोटल लॉस। ठीक है, अब हमारा नेटवर्थ कैसे निकलेगा? जब हमारे पास जितना कैपिटल है उसमें से हम सारा प्रॉफिट लॉस सब एडजस्ट करके तभी तो कैलकुलेट होगा। तो ये आ जाएगा हमारा -50,000। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है डी। प्रोप्राइटर का जो फंड होता है अपॉन टोटल एसेट्स। करंट रेशियो ऑफ अ कंसर्न इज 1। अब कोई ऐसा कंसर्न है जिसका करंट रेशियो 1 है, यानी कि इसके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों इक्वल है। नेट वर्किंग कैपिटल, अब नेट वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? CA माइनस CL। तो अगर किसी केस में हमारा जो करंट रेशियो है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब CA और CL इक्वल है, तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल 0 होगा। ठीक है, नील। करंट रेशियो इज 4:1। हमारा करंट रेशियो है 4:1, और नेट वर्किंग कैपिटल है 30,000 का। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, है ना, और CA अपॉन CL कितना है हमारा? 4:1। करंट रेशियो हमारा कितना है? 4:1। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। अब हमें करंट एसेट्स कैलकुलेट कर, तो इस इक्वेशन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि CA इज इक्वल टू 4CL। ठीक है, तो अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। 30,000 इज इक्वल टू
CA हमारा क्या है 4Cl, ठीक है। CA की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4Cl, 4Cl माइनस Cl, तो ये क्या हो जाएगा 3Cl, और इधर है 30,000। हमारा करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा 10,000 का। 10,000 हमारा करंट लाइबिलिटीज है। क्वेश्चन में पूछ रहा है करंट एसेट्स, ठीक है। तो अगर हमारा करंट लाइबिलिटीज है 10,000 का और हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ रहा है 30,000 का, ठीक है। तो 10,000 और 30,000 इसमें हम रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे, तो क्या होगा हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज हमारा 10,000 है और करंट एसेट्स, तो ये आ जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। 40,000 वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हम 40,000 पुट करेंगे, 40,000 माइनस 10,000, तो क्या आ जाएगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल 30,000, और हमारा रेशियो भी 4:1। करंट रेशियो इज 2:5, करंट लाइबिलिटी इज 30,000, ठीक है। अब क्या है इसमें, जो हमारा करंट रेशियो है वो 2:5 का, यानी कि CA/CL क्या है 2/5, और करंट लाइबिलिटी के क्या है 30,000, ठीक है। करंट लाइबिलिटी दी हुई है हमारी 30,000 ऑन करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2/5। तो करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 30,000/5, है ना, ये ऊपर चला जाएगा 6,000, तो करंट एसेट्स आ गए हमारे 12,000। हमारे पास करंट एसेट्स कितना है 12,000 करंट एसेट्स। द नेट वर्किंग कैपिटल इज, अब नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए CA माइनस CL करते हैं, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा CA हमारे कितना है 12,000 का, और CL है हमारे पास 30,000, तो ये आ जाएगा -18,000, ठीक है। तो हमारे पास टोटल करंट नेट वर्किंग कैपिटल कितना है -18,000। क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, बुक डेट्स, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर इन्वेंट्री। इसका करेक्ट ऑप्शन है इन्वेंट्रीज। क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। द आइडियल क्विक रेशियो इज, अब जो हमारा क्विक रेशियो होता है वो आइडियल कितना होता है, तो आइडियल क्विक रेशियो हमारे पास हमेशा 1:1 का होना चाहिए, ठीक है। 1:1 हमारा आइडियल क्विक रेशियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे जाके हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, और सारे के सारे चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी आपको MCQs प्रोवाइडेड होंगे, सारे नोट्स होंगे, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 499। आप ज़रूर से इस कोर्स को हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट करें। थैंक यू।